मुस्लिम व्यक्ति ने ही वो कुरान रखी। दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा के दौरान, जो नवरात्रों के दौरान, वो पकड़ा भी गया और उसने कबूल भी कर लिया कि उसी ने कुरान रखी थी और उसने ही फोटो ले जाके कहा कि देखिए हमारी कुरान का अपमान करे। एक तो वही तकिया का प्रिंसिपल है, द आर्ट ऑफ तकिया, झूठ बोल के आरोप लगाया, फिर यूज्ड इट टू ट्रिगर ऑफ रायट्स और घर जलाए, मंदिर जलाए, लूटा, बेघर हो गए आज। और ये नहीं बताया जाता कि जो 3 मिलियन मरे, कत्ल किए गए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, उसमें 90% बांग्लादेशी हिंदू थे और उनकी हिंदू औरतों को गैंगरेप किया गया और कह कह के कि इनकी नस्ल सुधारनी है, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारी नस्ल के होंगे। ये पाकिस्तान की आर्मी ने खुलेआम ऐलान करके काम किया। यानी हमारी आर्मी को ये पता था, हमारी सरकार को ये पता था, इंदिरा गांधी को ये पता था कि ये हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। पर आप उस समय के अखबार भी देखिए, ये इस बात की चेतना होने ही नहीं दी हमारे मास मीडिया ने, हमारे तथाकथित फ्री प्रेस ने, कि जो मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वो ज्यादा 90% से भी ज्यादा हिंदू हैं। इनके यहाँ तो एक झूठी खरोंच पे या झूठा इल्जाम पे भी ये बम फोड़ने लगते हैं और मंदिर तोड़ने लगते हैं, जैसा कि अभी हुआ। हमारे यहाँ तो इतने हिंदुओं ने इतने अत्याचार सहे। एक बताइए, हमने कभी टेरर अटैक बांग्लादेश में किया या करवाया किसी हिंदू ने? और ऐसे में हमारी सरकार ऐसे वाहियात, इतने दब्बू और इतने आत्मसम्मान विहीन जब आती है स्टेटमेंट, तो शर्मसार हो जाता है आपका भी और मेरा भी सर। और दिल सच में आपको लगता है जैसे वन हैज ब्लिस्टर्स ऑन वन्स हार्ट, सोल, माइंड, एवरीवेयर, जो हरकतें हम देखे जा रहे हैं अपनी सरकार की। और इनकी भी, डीजी साहब की, पटनायक साहब की भी ये हिम्मत होती न कहने की, यदि मोदी जी ने जबान खोली होती। अगर मोदी जी के मुंह में दही न जमी होती, अगर मोदी जी भी 56 इंच करके दहाड़ रहे होते, तो ये भी थोड़ी बहुत चूं-चां कर लेते। सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है 6 बजे वाले इस आज के कार्यक्रम में। आज वैसे कोई शेड्यूल्ड नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से आज कुछ ऐसा देखा मैंने जिसके कारण लगा कि इस पर एक चर्चा करनी बनती है। और यही कारण है कि मैंने मधु जी से संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि एक तो हम अकर्मण्यता तो देख ही रहे हैं बहुत समय से कि जो हमारी सरकार है वो कुछ चीजों में बहुत अधिक अकर्मण्य होती जा रही है। लेकिन आज जो घटना है वो शायद थोड़ी ज्यादा गंभीर है और उस पर चर्चा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो चर्चा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना होता है वो अवश्य कर दें। और मधु जी जुड़ गई हैं, तो पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। नमस्ते मधु जी, स्वागत है। नमस्ते नीरज जी। आई एम सो ग्लैड इस मुद्दे पे आपने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और प्रोग्राम करने का तय किया, एंड यू आल्सो ब्रॉट मी इनटू इट। थैंक यू जी। मधु जी, मैंने आपके साथ तो ट्वीट शेयर किया था, तो मैं चाहता हूँ एक बार दर्शकों को भी हम दिखा दें जिन्हें नहीं पता है कि ये सज्जन है दिनेश पटनायक, डायरेक्टर जनरल है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के। और इन्होंने न्यूज एजेंसी को एक जो स्टेटमेंट दिया है, न्यूज एजेंसी के हवाले से है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है छोटा मोटा इंसिडेंट है, स्मॉल इंसिडेंट्स डोंट मेक अ डिफरेंस इन लार्जर पिक्चर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड लीडरशिप ऑफ बोथ कंट्रीज आर मैच्योर इनफ। तो मधु जी, आप क्योंकि ये बहुत निकट से देखती रही हैं इन लोगों को, इसे तो शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन इसमें मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि इसमें आपको कहीं मैच्योरिटी दिखाई दे रही है? जिस तरह का स्टेटमेंट इन्होंने इशू किया है, क्या हम इसे मैच्योर स्टेटमेंट मान सकते हैं? फूहड़ स्टेटमेंट है, इवन फ्रॉम अ डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो है कि धिम्मी है, कावर्डली है और आत्मसम्मान विहीन है। आपके लोग, अपने लोग, और मैं बांग्लादेशी हिंदुओं को बिल्कुल अपना मानती हूँ, ये हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का हिस्सा थे और बेचारे उन भेड़ियों के बीच में फंस गए। और लगता है कि इन डीजी साहब को ये भी नहीं मालूम कि स्टेडी एथनिक क्लेंजिंग होती रही है। 30-33% थे हिंदू बांग्लादेश में 1947 में। आज घट के उनकी संख्या 7-8% है। आंकड़े जो भी मर्जी मैनिपुलेट करके गए और रोज श्रिंक कर रही है। रोज सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदू देश छोड़ के पलायन करके किसी भी दुनिया के कोने में जहां उनको कम से कम फिजिकल सिक्योरिटी और कुछ ना भी मिले, वहां जा रहे हैं। और आज हालत ये है कि वहां सांस लेना भी, फ्री सांस लेना भी दुर्लभ है, क्योंकि ये केवल कोई एकाएक वाला मसला नहीं है। अभी सैकड़ों मंदिर अटैक किए गए, घरों को जलाया गया, गांव में अटैक हुए। और अटैक भी ऐसे, एक तो घर जलाना, प्रॉपर्टी, संपत्ति नष्ट करना, ये खिलवाड़ है इस्लामिस्ट के लिए, ये मजहबी मैंडेट है, तो इसलिए उनको कोई शर्म लिहाज भी नहीं होता। दूसरा, अब साफ आ गया है सामने, जो कि हमें सबको मालूम था, यही सच निकलने वाला है कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही वो कुरान रखी दुर्गा मंदिर में, दुर्गा पूजा के दौरान, जो नवरात्रों के दौरान, वो पकड़ा भी गया और उसने कबूल भी कर लिया कि उसी ने
कुरान रखी थी और उसने ही फोटो ले जाके कहा कि देखिए हमारे कुरान का अपमान कर रहे हैं। एक तो कोई मूर्ख भी हिंदुस्तान में या कोई हिंदू मेंटली रिटार्डेड हिंदू भी कुरान को अपने मंदिर में नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी जालिम बातें हैं हमारे धर्म के प्रति, हमारे देवी देवताओं के प्रति। हमारे लिए तो उसको छूना भी अधर्म लगता है हमें, क्योंकि इतनी, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर गैर मुस्लिम के लिए इतनी अधर्मी, इतनी जालिम बातें हैं। तो क्यों कोई उसको लेके जाएगा, वो भी नवरात्रों के दौरान, जो हमारे लिए बहुत सेक्रेड दिन होते हैं हिंदुओं के लिए। और स्पेशली हमें मालूम है, हर हिंदू को मालूम है कि ये कितने फसादी होते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना असंभव है। तभी आप कभी नहीं देखेंगे कि हिंदुओं की तरफ से कभी मुस्लिम बस्ती पे अटैक हुआ हो, हिंदुओं की तरफ से कभी पहल हुई हो किसी को दंगा छेड़ने की या किसी लड़की को, मुस्लिम लड़की को तंग करने की या अबडक्ट करने, नहीं होती है, हिम्मत भी नहीं है और संस्कार में भी नहीं है। काम संस्कार में भी नहीं है हिंदुओं में। आज भी 1200 साल का उत्पीड़न झेलने के बावजूद, इस्लामी तिरनी झेलने के बावजूद 1200 साल की, किसी हिंदू के आज भी डीएनए में ये नहीं है कि हम उजड़ काम ऐसा भी करें। एक तो वही तकिया का प्रिंसिपल है, द आर्ट ऑफ तकिया, झूठ बोल के आरोप लगाया, फिर यूज्ड इट टू ट्रिगर ऑफ रायट्स और घर जलाए, मंदिर जलाए, लूटा, बेघर हो गए आज। और ये हजूर कहते हैं, जनाब ये कहते हैं छोटी सी बात है, इनका घर को जलाए, इनकी बेटी को अबडक्ट करके ले जाए, इनकी बीवी के साथ, मेरे को ये कठोर शब्द कहने पड़ रहे हैं, मैं नहीं चाहती किसी के साथ ऐसा काम हो, पर इनके घर की किसी बेटी बहू के साथ गैंग रेप हो, घर जलाया जाए, सब लूट लिया जाए, अबडक्ट कर लिया जाए घर की औरतों को और पुरुषों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाए, तब भी ये कहेंगे छोटी मोटी बात है, अरे अपने देश में ही हुआ है, ये तो फिर क्या हुआ, हम तो भाई भाई हैं, कहेंगे क्या? एट द मोस्ट आप कह सकते हैं थे, अगर सरकार चाहती है कि शेख हसीना के साथ रिश्ता अवामी लीग के साथ बिगाड़ा न जाए, तब भी आसान था ये कहना, हमें विश्वास है कि हसीना जी ये नहीं चाहती, हमें विश्वास है कि वो भारत के प्रति और हिंदुओं के प्रति दुर्भावना नहीं रखती है, उनकी सद्भावना पे हमें विश्वास है, परंतु उनकी सरकारी तंत्र पे उतना विश्वास नहीं है, जो कि उनको भी नहीं है। उनकी भी परिस्थिति उन सबको मालूम है। अवामी लीग इज अंडर सीज ऑफ इस्लामिस्ट और पाकिस्तान की जो हुक्मरान है वो बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं किसी तरह से अवामी लीग को और खासकर शेख हसीना को, क्योंकि उनका इतिहास, फैमिली इतिहास कुछ और ही है, उनको हटा दिया जाए रास्ते से और बाकी अवामी लीग के लोगों को तो फिर वो अपने दूसरी पार्टियों जैसा पाकिस्तान की जो पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग और जो भी उसका एक्सटेंशन बना के ही छोड़ेंगे, उनको विश्वास है। तो शेख हसीना को अपनी तरफ रखते हुए भी ये बात कही जा सकती थी, ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानी पपेट्स द्वारा बांग्लादेश में ये किए जाते हैं जेनोसाइडल अटैक। आज तक भारत सरकार ने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, आज तक भारत सरकार ने वहां पे हिंदू जेनोसाइड हो रही है, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, इसको एक्नॉलेज नहीं किया। और नीरज जी, सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है, 1971 में, 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के पहले भारत की आर्मी जाती है वहां के बांग्लादेशियों को बचाने और उनकी जो आजादी की तलब थी उसको एक कॉन्क्रीट रूप देने के लिए, उनको आजाद करने के लिए, मुक्ति वाहिनी की मदद के लिए। और ये नहीं बताया जाता कि जो 3 मिलियन मरे, कत्ल किए गए पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, उसमें 90% बांग्लादेशी हिंदू थे और उनकी हिंदू औरतों को गैंगरेप किया गया और कह के कि इनकी नस्ल सुधारनी है, इनके जो बच्चे पैदा होंगे वो हमारी नस्ल के होंगे। ये पाकिस्तान की आर्मी ने खुलेआम ऐलान करके ये काम किया। यानी हमारी आर्मी को ये पता था, हमारी सरकार को ये पता था, इंदिरा गांधी को ये पता था कि ये हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। पर आप उस समय के अखबार भी देखिए, ये इस बात की चेतना होने ही नहीं दी हमारे मास मीडिया ने, हमारे तथाकथित फ्री प्रेस ने, कि जो मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वो ज्यादा 90% से भी ज्यादा हिंदू हैं, क्योंकि उससे उसकी पिक्चर अलग ही बन जाती है। हमने सोचा ये बंगाली वर्सेस उर्दू का है, बंगाली एथनिसिटी वर्सेस पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम एथनिसिटी का झगड़ा है। नहीं, वहां भी, क्योंकि वहां की जो हिंदू पॉपुलेशन थी, जैसे 30-33%, कोई छोटी नहीं होती, कोई कुछ लोग ये भी कहते हैं 40% थे, 42%, जो भी थे, मिनिमम 30% थे, 40 भी हो सकते। 40% माइनॉरिटी छोटी मोटी माइनॉरिटी नहीं होती। हाँ। और उसकी एथनिक क्लींजिंग बराबर इसलिए भी की गई क्योंकि बांग्लादेश की लिबरेशन में भी हिंदुओं ने ज्यादा अहम भूमिका निभाई थी। अवामी लीग का सपोर्ट बेस हिंदू बंगाली ज्यादा थे
खैर अगर ना भी होते, मान लीजिए दुबके भी हिंदू बैठे रहते, जैसे बेचारे पाकिस्तान में तो दुबके बैठे हैं, वो तो कोई इनके खिलाफ मुहिम नहीं लड़ा रहे, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई आजादी नहीं मांग रहे, कोई नहीं कह रहे हमें अलग प्रांत दो, जैसे बलोची मांग रहे हैं, सिंधी मांग रहे हैं। फिर भी आप देखिए किस बेरहमी से उनका कत्ल होता है, फोर्स कन्वर्जन होती है, उनकी बहु बेटियां आए दिन उठाई जाती है। डिस्क्रिमिनेशन भयंकर और वाहियात तरीके का है, जो केवल इस्लाम ही कर सकता है दूसरों के साथ। ऐसे में भी जहां इतनी दबी हुई माइनॉरिटी है और कभी तंग नहीं किया, कभी उन्होंने हथियार नहीं उठाए, कभी बम नहीं फोड़े। इनके यहाँ तो एक झूठी खरोंच पे या झूठा इल्जाम पे भी ये बम फोड़ने लगते हैं और मंदिर तोड़ने लगते हैं, जैसा कि अभी हुआ। हमारे यहाँ तो इतने हिंदुओं ने इतने अत्याचार सहे। एक बताइए, हमने कभी टेरर अटैक बांग्लादेश में किया या करवाया किसी हिंदू ने? और ऐसे में हमारी सरकार ऐसे वाहियात, इतने दब्बू और इतने आत्मसम्मान विहीन जब आती है स्टेटमेंट, तो शर्मसार हो जाता है आपका भी और मेरा भी सर। और दिल सच में आपको लगता है जैसे वन हैज ब्लिस्टर्स ऑन वन्स हार्ट, सोल, माइंड, एवरीवेयर, जो हरकतें हम देखे जा रहे हैं अपनी सरकार की। और इनकी भी, डीजी साहब की, पटनायक साहब की भी ये हिम्मत होती न कहने की, यदि मोदी जी ने जबान खोली होती, अगर मोदी जी के मुंह में दही न जमी होती, अगर मोदी जी भी 56 इंच करके दहाड़ रहे होते, तो ये भी थोड़ी बहुत चूं-चां कर लेते उसी तर्ज में। और क्योंकि कोई भी ब्यूरोक्रेट की तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है, डीजी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। वैसे कल्चर में भी बहुत कमजोर रही है आईसीसीआर। इतना नखिद रोल मुझे नहीं लगता किसी देश की कोई भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम है विदेशों में अपनी पहचान बनाना, इतना धीमी रोल कभी किसी ने नहीं किया। तो वैसे भी आईसीसीआर इज क्वाइट यूजलेस, और इसका काम सिर्फ होता है कि पेट्रोनाइज करके सिलेक्ट आर्टिस्ट को, सिलेक्ट एकेडमिक्स को, सिलेक्ट जर्नलिस्ट को विदेश घुमा लो। कभी कभार छोटे मोटे खटिया से फेस्टिवल कर लो या जैसे वैसे कर लो, बट मोर इम्पोर्टेंटली पेट्रोनेज रैकेट है, ये भेजा जाता है ये। तो बहुत दुख हुआ। एंड आई एम सो ग्लैड। मुझे एक बात बताइए कि ये मुंह बंद भी तो रख सकते थे, ये बोलने की जरूरत ही क्या पड़ी चीज है? देखिए, जब भी कोई कुर्सी में बैठता है तो अखबार वाला उसके सामने आता है ना, तो एक ईगो बूस्ट होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है कि आपसे किसी ने आपका ओपिनियन पूछा, चाहे आपके पास ओपिनियन देने लायक है या नहीं है, पर माइक आगे आ गया ना, तो लगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती हूँ, तो कुछ बोलने का। यू आर राइट, अगर इनको था कि मेरी सरकार मुझे इजाजत नहीं देती, अभी तक सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं है कि इसको कंडेम भी करना है, तो मैं चुप ही रहूं और कहूं आप जरा ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और आप पूछ लीजिए जिनका काम है ये दिशा देना इन सवालों पे। यू आर राइट, यू शुड हैव जस्ट केप्ट क्वाइट इंस्टेड ऑफ इतनी, मैं तो कहूंगी ये सच में जलील है, खुद को जलील करने वाली स्टेटमेंट है। और जिस देश की सरकार खुद अपने नागरिकों को जलील करती है, एक अमेरिकन नागरिक को खरोच आ जाए सही, वो क्या हाल करते हैं। हमारी एम्बेसीज वैसे भी कभी सपोर्ट में नहीं आती हैं अपने नागरिकों की। जब बाकी कुछ समय के लिए हमने देखा, जब सुषमा जी फॉरेन मिनिस्टर थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन, मोदी जी को बाय द वे वो ड्रामेटिक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें बॉलीवुड फिल्म बन सके, उनका बड़ा शौक है। यू नो, इज वेरी गुड एट डिजास्टर मैनेजमेंट। वो टीम भी बनाई है, वो दिखता है, ड्रामा लगता है, बॉलीवुड जैसा ना एक्साइटिंग उसमें। बट नॉर्मल तो रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त सख्त जरूरत है। इस वक्त बहुत जरूरत है कि बांग्लादेश सरकार पे, और बांग्लादेश के लोग भी उम्मीद करते हैं कि और कुछ नहीं, आप इलीगल बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दो और बिना झिझक के करो, चाहे इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़े और सुप्रीम कोर्ट को छुट्टी पे भेजना पड़े। ये डेपुटेशन अगर हो जाए रोहिंग्यास की और बांग्लादेशीज की, और डंडे के बल पे हो, बांग्लादेश सरकार भी, वहां के इस्लामी भी शांत होकर बैठ जाए, उनको फिर कुछ अंजाम लगेगा। ये तो इतना तो बहुत लाजमी है। ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में अड़ंगी लगाने आ जाती है, और रात को 2 बजे भी उठ के प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह, ये जो सारे विदेशी संस्थाओं के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं और बाहर से इनका तार जुड़े हुए हैं, एजेंडा वहीं से आता है, ये रात को 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट जजेस को उठा सकते हैं। तो मैं तो कह रही हूँ इमरजेंसी लगाइए, ये इमरजेंसी का वक्त है। इंटरनली भी जो लखीमपुर में हुआ, जो सिंघू बॉर्डर पे हुआ, जो पंजाब में हो रहा है, जिस किस्म की वहां से धमकियां आ रही हैं, जो किसान आंदोलन के नाम पे आईएसआई और माओवादी दोनों मिलके, और इसमें मिशनरीज और इस्लामी मुहिम भी इसमें जुड़ गई है, तंजीमें, इस्लाम की तंजीमें भी, ये सारे फोर्सेस लिटरली जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह नारा है, उसको कार्यान्वित कर रहे हैं।
ये इमरजेंसी का समय है। सुप्रीम कोर्ट को भी शांत बैठा दीजिए इमरजेंसी डिक्लेयर करके कि इन सवालों पे आप नहीं इंटरफेयर कर सकते, ऑर्डिनेंस पास कीजिए और इनको वापस भेजिए। ये वक्त अगर भारत सरकार ये कर दे, एक तरफ पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दो, क्योंकि ये सारी आग पाकिस्तान ज्यादा लगा रहा है, बांग्लादेश में भी आग पाकिस्तानी लगाते हैं, वहीं से ये जहर फैलता है। पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कीजिए, कंप्लीट सेसेशन ऑफ ऑल डिप्लोमेटिक टाइज। ये क्रिकेट मैच खिलवा रहे हैं मोदी जी, तो पगलैट है बिल्कुल प्रधानमंत्री को। हो क्या गया है इस आदमी को? तो क्रिकेट मैच बंद, ट्रेड बंद एंड वाटर डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कितना दहाड़ दहाड़ के बोले थे कि जो पानी हमारा है हम आपको बेवजह देते आए हैं, ट्रीटी के अनुसार जितना पानी आपको झेलम का मिलना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हम पूरा का पूरा फ्लो करने दे रहे हैं, और हम रोकेंगे, डैम बनाएंगे। ये गीदड़ भक्तियां एक प्रधानमंत्री दे तो फिर क्यों ना लोग हमारे मुंह पे थूकेंगे, और क्यों ना वो ऑड्रे टुस्के जैसी एक टुच्ची सी एकेडमिक वो कैसी कैसी गालियां दे देती है इस प्रधानमंत्री को और हमारे सारे हिंदू समाज को, भारत देश को, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री को तो चूहा भी डरा जाएगा। आप देखिए, खुद ही डरे हुए, कोई डराए ना डराए, खुद ही डरे बैठे। और हसीना जी यहाँ तक प्रधानमंत्री को वार्निंग देती है, जो फ्रंट पेज अखबारों में छापा गया, कि प्लीज अपने देश में रिस्पॉन्स इसका मत होने दीजिए, इसका कोई काउंटर ना होने दीजिए। क्यों भाई? और प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं होने देंगे। हम हिंदू वैसे भी काउंटर करने की आदत नहीं है, पर शायद डालनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स रहे तो उनको दरकिनार करके समाज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, हिंदू समाज को, कि जहां भी हमारे हिंदू भाई त्रसित हैं, इतनी इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं, तो ये तो रिटेलिएशन करना ही पड़ेगा। मुझे तो लगता है बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सीखने वाले नहीं है। डंडों के भूत, लातों के ही नहीं है, डंडों के भूत हैं, ये बातों से नहीं बनने वाले। मधु जी, मैं आपके साथ एक और शेयर करता हूँ जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं ना बांग्लादेश से। अब ये मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है कि आई एम अ हिंदू recently in Bangladesh, including the government of Bangladesh started Hindu mass killing. We have no justice. All the incidents happen with the support of the government. A lot of Hindus die and are waiting for death. We are passing a fearful life, no safety. Our property is being looted, temples are vandalized, police and local authorities just watching and doing nothing. We need support. We want to inform the whole world why we have become from 40% to 2% Hindu population in Bangladesh. Please do something. If not possible as a Hindu, please try to do something for humanity. ये चीखें जो हमारे पास आ रही हैं, क्या इन गधों को सुनाई नहीं दे रही हैं? हम तो कुछ भी सुन लेते हैं, सॉरी, हम तो कुछ भी नहीं, बड़े इनसिग्निफिकेंट से लोग हैं। ये जो मिनिस्ट्रियों में बैठे हैं, जो इतने बड़ी बड़ी संस्थाओं में बैठे हैं, इनको नहीं सुनाई दे रहा क्या? जी देखिए, एक तो नंबर 1 मोदी जी जिस किस्म की सेंट्रलाइज्ड सरकार चला रहे हैं, और पीएमओ और वो उनके जो पीएमओ में कोई उनके सलाहकार जो भी होंगे उलझुल, और किसी मिनिस्ट्री की किसी पार्टी लीडर की कोई हैसियत नहीं है कि बगैर मोदी जी की क्लियरेंस के एक चपरासी की नियुक्ति भी कर सके। तो बांग्लादेश के साथ क्या रिश्ता हो, क्या स्टेटमेंट दी जाए, मुझे नहीं लगता किसी को छूट है, बिकॉज ही डजंट अलाउ इट एंड ही क्रैक्स डाउन हेवीली ऑन एनीबॉडी हु टेक्स एनी इनिशिएटिव। मैं जानती हूँ कि बीजेपी आरएसएस के लोग भी, उनका खून खोल रहा है, कोई खुश नहीं है सरकार की निष्क्रियता से या मोदी जी की चुप्पी से। किसी को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट हैज हिट देम, यू नो, दे एक्चुअली। आप और मुझसे ज्यादा, मुझसे पूछो, बीजेपी और आरएसएस का जो कार्यकर्ता है ना, वो आप और हमसे ज्यादा डिमोरलाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जान न्यौछावर की हुई अपने संगठन को, जिस वो इसलिए नहीं की थी कि उनकी हिंदू अस्मिता पे इतने अपमानजनक आए दिन आघात हो, वो किसी ने नहीं सोचा था। देश के अंदर और देश के बाहर बहुत दुखी है बीजेपी के कार्यकर्ता भी, और इनके ज्यादातर मिनिस्टर भी, मैं जानती हूँ, दुखी है। और वो दबी आवाज में तो ये बातें पहुंचती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। पर मोदी जी ने पार्टी को इतना डरा धमका के रखा है। किसी जमाने में इंदिरा गांधी से ऐसे डरते थे, पर इतना नहीं, इतनी दहशत इंदिरा गांधी की भी नहीं थी जितनी मोदी जी ने कर ली है, कि कोई चू नहीं कर सकता, और जो करता है तो ये डीजी पटनायक की तरह उलझुल स्टेटमेंट एंटिसिपेटिंग कि यही सरकार का मूड होगा, तभी इसीलिए अभी तक बोले नहीं है। प्रधानमंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसका मतलब छोटी घटना मानी जा रही है। तो जो भी सरकार अपने नागरिकों को जुल्म सहने को मजबूर करती है, और वो भी दुश्मनों के हाथों, या जलील जीवन विदेशों में जीने को मजबूर करती है,
वो सरकार की कोई इज्जत नहीं। आज इजराइल की इज्जत इसीलिए है, आप छू के देखो इजराइल के एक नागरिक को, वो ऐसा सबक सिखाते हैं। इजराइल का डंका सारी दुनिया, और इजराइल दिल्ली के स्टेट से भी छोटा साइज है इजराइल का, और घिरा हुआ है वो भी भारत की तरह। एक छोटा सा आइलैंड है अमिडस्ट सी ऑफ इस्लामिक जिहादीज। फिर भी देखिए डंके की चोट पे अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होते हैं उसके। हमारी सरकार तो मतलब समझ से बाहर की बात है। और यहाँ पे 20 साल उपलब्धियों के मोदी जी जश्न मनाए जा रहे हैं जश्न। देश में मातम है। मेरी सच में नींद नहीं आती, सोती हूँ इन्हीं विचारों से, उठती हूँ तो यही नाइटमेयर के साथ। देश में एक मातम का माहौल, मायूसी का माहौल उन सब नागरिकों में जो कंसर्न सिटीजन के रूप में जीते हैं, जो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए या अपने हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए, राष्ट्रहित के लिए जो तबका अवेयर है और जीना चाहता है और जी रहा है, उसकी तो नींद हराम हो गई आज। ठीक बात, पता नहीं कैसे सोते होंगे। ये एक दर्शक हैं योगेश्वर जी, वो शेयर कर रहे हैं, स्टडी इन 2009 रिकॉर्डेड दैट सिंस 1971 2.6 million acres of land of which title was held by Hindu family was seized by Bangladesh state machine। तो ये जो स्टार्टिंग में बात इससे ज्यादा है, धीरे धीरे होता जा रहा है। और ये इस तरह के जो फ्लेयर अप्स देखते हैं तो उसे जब कोई ऐसी बेशर्मी से जस्टिफाई करने की कोशिश करता है तो समझ में नहीं आता कि आप क्या करेंगे। कि आपको वहां सीट पे बिठाया है, गद्दी पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है आपके पास, तो क्या कर रहे हैं ये लोग। देखिए ही टेक्स अस फॉर ग्रांटेड कि ये कहाँ जाएंगे। अगर कांग्रेस का नाराज है कोई वोटर तो वो कहीं और चला जा सकता है, समाजवादी के पास जा सकता है, टीएमसी के पास जा सकता है, कम्युनिस्ट के पास जा सकता है, नवीन पटनायक की पार्टी के पास जा सकता है। इनको लगता है कि जो वोट हिंदू अस्मिता और राष्ट्रभक्ति के नाम पे बीजेपी को वोट दिए है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये पार्टियां तो हम जैसी हैं, हमसे भी बदतर है। उनका यह है कि हमसे भी बदतर है। देखिए आपकी हरकतें उनसे बदतर होगी। आज मोदी जी एज प्राइम मिनिस्टर in these matters appears much weaker than Dr. Manmohan Singh, than any Congress Prime Minister, than any UPA leader। इतने वो भी कभी धिमी बन के दब्बू बन के इतना ज्यादा नहीं। खैर तब तो मीडिया में आता नहीं था, अभी सोशल मीडिया की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया को भी कवर करना पड़ रहा है, नहीं तो ये भी इनके भी मुंह में दही जमी हो। टीवी तो फिर कर रहे हैं, आप देखते हैं अखबारों में इतना ज्यादा नहीं आ रहा। मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स जो कवरेज होनी चाहिए, जैसे पहलू खान की जितनी कवरेज हुई थी, अखलाक की जितनी कवरेज हुई थी, जितना इतना बड़ा स्प्लैश, उसका एक फ्रैक्शन नहीं आ रहा बांग्लादेश के जेनोसाइड पे, नहीं आ रहा हमारी मेन स्ट्रीम अखबारों में। कुछ एक टीवी चैनल्स, क्योंकि सोशल मीडिया से उनका कंपटीशन है, ये जो पैरेलल चैनल्स चल रही हैं, जो आप भी जैसे शो कर रहे हैं, फुटेज जो डाली जा रही है सोशल मीडिया पे, तो उनकी मजबूरी है। पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी उतना दबाव नहीं है कि वो पहलू खान जैसी तो दे दे। यहाँ तो हजारों पहलू खान उजड़ गए, 10 साल की बच्ची को मार दिया उन्होंने रेप करके, और मतलब इससे बदतर क्या होगा ये। अच्छा, इसमें एक और जो पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था कि जो सबसे घटिया बॉडीज मानी जाती है इंटरनेशनली, वो एक है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको पता होगा किस तरह के काम करता है वो, जिसने आज तक कभी हिंदुओं के लिए आवाज नहीं उठाई। लेकिन इस बार फॉर अ चेंज उन्होंने भी कहा है कि जो हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में बांग्लादेश में हो रहा है, हम उसे कंडेम करते हैं, इट इज पेनफुल। दूसरी ओर देखिए, तुलसी गबार्ड है, अमेरिका में बैठी है, वो इतना साहस कर रही है, वो बोलती है कि हमें दुख हो रहा है कि हिंदुओं के साथ ये घट रहा है और जिहादी ये कर रहे हैं। उसके अंदर इतना साहस है, इतनी हिम्मत है कि वो चीजें बोल पा रही है। और हमारे देश में लोग इस तरह की वो जो रूल बयान दे रहे हैं, बजाय डिफेंड करने के, बजाय उन हिंदुओं की रक्षा करने के, इस तरह तो ऐसे लग रहा है कि उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। तो जहां से मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन से कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो ये बोलेंगे। तुलसी गबार्ड तो चलो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन उसका भी आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी हम सबको कि उसने कि जिहादी कर रहे हैं ये बोलने का साहस किया। पर अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सबसे ज्यादा पेनफुल चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया, जख्मों पे नमक छिड़कने का काम, ये डीजी पटनायक की स्टेटमेंट ने भी और मोदी जी की चुप्पी ने भी, और उनके जश्न मनाने में भी। जश्न देखिए, आप जानते हैं कि हमारे हिंदू समाज में पड़ोस में भी कोई हादसा हो जाए, ट्रेजिक डेथ हो जाए, तो घर की शादी भी लोग पोस्टपोन कर देते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ भी हो, बैंड बाजा उस पड़ोस में नहीं मनता कि इनके, चाहे वो पड़ोसी अपना सगा हो ना हो, पर आप कभी नहीं करेंगे कि उनके घर में डेड बॉडी है, मातम चल रहा है और आप अपना बैंड बाजा बर्थडे पार्टी जोर जोर से मना रहे हैं। ऐसा नहीं करते हिंदू समाज में। यहाँ हमारे अपने एक नहीं, दो नहीं, अपनों के घर जलाए जा रहे हैं
औरतों को, बच्चियों को बेरहमी से गैंग रेप किया जा रहा है। और जैसा पाकिस्तान में होता है वैसे ही घर से घसीट के लड़कियां ले जाई जाती है। जमीन, अच्छा जैसे हिंदुस्तान में, आप तो मेरे से भी ज्यादा अच्छा जानते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड को इजाजत दी गई है कि वो किसी प्रॉपर्टी को भी अपनी डिक्लेयर कर दे। फिर और ये किया है हमारे जम्मू के, तो मैंने केस स्टडी भी की है कि डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस तक उन्होंने कहा है जी ये तो हमारा है, उठ जाओ। ऐसे कॉलेजेस राजौरी पुंछ सेक्टर में ये कर चुके हैं, और ये केस आते भी नहीं, वो हम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये तो हिंदुस्तान में हम कर चुके हैं, भारत देश में कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी लूट ले, अपार्ट फ्रॉम लैंड ग्रांट्स जो आए दिन उनको मिलती रहती है सरकार की तरफ से, हज हाउस बनाने के लिए मुफ्त में, ये बनाने, मदरसे बनाने के लिए, और यूनिवर्सिटीज, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाने में। तो मूर्ख क्या कहें हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए, शब्द भी नहीं मेरे लिए अब तो मिलते कि और इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। अब इनसे संभाली AMU नहीं जाती, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, वो जो उर्दू यूनिवर्सिटी, ये जो मौजूदा ये नहीं संभलती। यहाँ पे जो फुल स्केल जिहादी ट्रेन हो रहे हैं, आइडियोलॉजिकल भी और दूसरे भी, और बनाने की, ये पागलपन की हद से बाहर की बातें हैं। और ये ऐसा ही इंसान कर सकता है या तो जिसका माइंड पूरी तरह हाईजैक कर दिया गया हो, या उसको कोई ब्लैकमेल और आर्म ट्विस्ट कर रहा हो, या उसको अपनी जो गांधी की जो मजबूरी थी कि मुझे मुसलमानों का दिल जीतना है, चाहे उसके लिए जलील कर दूं, मैं सारे देश के टुकड़े टुकड़े होने दूं, पर किसी तरह से वो अदा कहां से लाऊं जिसे तू कबूल कर ले, वो वाला जो परिस्थिति होती है, ये मोदी जी की भी हो गई है। और अब तो शर्म आती है। ये दिन देखने को मिला था, मिलेगा नहीं सोचा था हमने, कभी नहीं सोचा था। और ये नीरज जी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, सरकार में बाकी लोगों का आप और मेरे जैसा ही लगभग मत है। बीजेपी के आम कार्यकर्ता और RSS के आम कार्यकर्ता का लगभग यही मत है। ये हम जो बात कह रहे हैं खुल के कह पा रहे हैं, क्योंकि हमें इस सरकार से कुछ नहीं चाहिए, ना इनकी गुडविल चाहिए, ना इनका कोई, इनके पास हमारे को कुछ ऐसी चीज है जो हमने इनसे लेनी हो, पर और ना इनके पार्टी का अनुशासन हम पे चल सकता है, क्योंकि हम है ही नहीं उनके सदस्य। पर आम सदस्य जो मजबूर है, खुल के नहीं बोल सकता, घर में तो गाली दे रहा है जी, लेकिन वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है ना। हम तो दिन दिन ग्राउंड लूज कर रहे हैं। और ये एक, कुछ लोगों को ये बड़ी समस्या होती है, जैसे हमारे दर्शक हैं, शुभंकर जी कह रहे हैं लैक ऑफ यूनिटी इज आवर प्रॉब्लम। ये गलत चीज, शुभंकर जी बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। अगर यूनिटी नहीं होती तो 303 सीट कौन देता उनको? वो यूनिटी हमने दिखाई और हमने कहा कि आप हमारा काम करो, इसीलिए तो वहां बैठे हैं। इससे बड़ी यूनिटी क्या होगी? और उसके अलावा नीरज जी, यूनिटी का देखिए, पहली बार इतिहास में परसिक्यूटेड हिंदूज को एक प्लेटफॉर्म मिला है, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से। कभी मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ में नहीं रहा, कभी एकेडमिक जगत के जो पावर सेंटर्स हैं हमारे साथ नहीं रहे, हमारी सरकारें हमारे को दबाती रही हिंदुओं को, आजादी के बाद भी, आजादी से पहले भी। 1200 साल का इतना परसिक्यूशन का इतिहास है, जो ज्यूज का भी ऐसा नहीं था, एक्सेप्ट फॉर दैट फेज ऑफ हिटलर्स जर्मनी। उनके भी पोग्राम्स छोटे मोटे होते थे, पर जो हमने झेला जिस स्केल पे, ज्यूज ने भी नहीं झेला। और ऐसे में पहली बार हमें प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया, वो भी आधा, क्योंकि हॉस्टाइल है। आपकी और मेरी कब बारी आ जाए बैन होने की कोई पता नहीं। कितने हमारे जैसे भाई बहनें हैं जिनका ये गला काट चुके हैं, क्योंकि ट्विटर और सारे प्लेटफॉर्म्स जितने हैं ये जिहादियों ने कंट्रोल कर रखे हैं, तरह तरह के तरह। इसके बावजूद यू कैन सी अ न्यू रेनेसांस, अवेकनिंग, इकट्ठपन की इच्छा, और किताबें, इतिहास की नई खोजें, तथ्यों के साथ तुरंत मेन स्ट्रीम मीडिया को। आज सोशल मीडिया में हिंदू कम्युनिटी, हिंदू समाज ऐसे चने चबा रहा है, उनको ऐसा शर्मसार करता है, जैसे ही कोई उल्टी सीधी न्यूज देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तुरंत उनका चैलेंज बन जाता है। अगर ये तब है जब हमारी सरकार हमारे साथ थी, हमारी अदालतें हाईजैक्ड हैं, हमारी पुलिस प्रशासन पे इन्होंने सबवर्ट करके अपने कब्जे में कर रखा है, हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हमारा मीडिया, सब पे कब्जा, इंटरनली इन्होंने अपना जाल फैला रखा है। फिर भी किस स्केल पे आप देखिए प्रोटेस्ट, अभी साधन चाहिए। आज अगर मान लीजिए आपके पास, मेरे पास वो साधन हो जो इन फॉरेन फंडेड एनजीओज के पास या ज़कात फाउंडेशन के पास जितने साधन हैं, तो हमें भी 5 लाख लोग पार्लियामेंट को घेर के रखने में हमें टाइम नहीं लगे। अगर ज़कात फाउंडेशन जैसे साधन हमारे पास हो, हमारे मंदिरों को लूट लिया, कोई जगह नहीं छोड़ी हमारे लिए, फिर भी लोग आज बेचैनी से, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिका पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसे चैलेंज आ रहे हैं जो कभी नहीं आए एक छोटी सी प्लेटफॉर्म मिलने पर। हाँ, तो ये कहना कि यूनिटी की कमी है, यूनिटी के लिए प्लेटफॉर्म, स्पेस, साधन, उसको कंसोलिडेट करने के लिए भाई लोगों साधन चाहिए।
और वो जिस दिन उपलब्ध होने शुरू हो गए, जैसे भी, और मैं मानती हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं, क्योंकि जो तड़प है आज हमारे दिलों में, मैं नहीं मानती कि आपके और मेरे दिल में कुछ खास ऐसी बात है। जो भी अपनी अस्मिता से थोड़ा भी प्यार करता है, और मकौले पुत्र बन के बिल्कुल तबाह नहीं हो, डीरैसिनेट पूरी तरह नहीं हो गया, जो आपके और मेरे घर में भी हैं ऐसे बच्चे, पूरी तरह डीरैसिनेटेड। हमने भेजा ना उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने पूरी तरह से दिमाग को कब्जा करके उनको डीरैसिनेटेड रोबोट्स बना के निकाला है। कुछ ऐसे बच्चे हर परिवार में हैं, परंतु जो ऐसे नहीं हैं, थोड़ा भी आत्मसम्मान है, कल्चर से जुड़े हैं, वो आप और मेरे जैसे ही दुखी हैं। जी, ठीक बात है। सिम सिंघानिया जी हैं, यदि श्री राम कहते सारे राक्षस रावण जैसे नहीं होते, विभीषण जैसे प्रोग्रेसिव मॉडरेट लिबरल राक्षस सेकुलर राक्षस भी है, तो राक्षसों को क्लीन चिट दो तो रामायण का क्या होता। ठीक बात है सिम सिंघानिया जी। राम जी को उस समय वोटें नहीं चाहिए थी ना, वो वोट के लिए नहीं लड़ रहे थे। अब यहाँ तो वोट का भी सवाल नहीं, पता नहीं क्या है, वोट तो इनको मिल चुकी है। चलिए, नहीं, वहां से दूसरी तरफ से जिल्लत मिलती है जिसकी आदत पड़ गई है। देखिए, मेरी माँ ना एक कहानी बताया करती थी, ये जो आदतें होती है संस्कार की, कि एक बड़े गरीब परिवार की लड़की बड़े राज दरबार में गलती से शादी हो गई, कैसे भी संयोग से। तो अब उसको मांगते परिवार से थी, तो उसको तो मांग के खाने की आदत थी, और पेट में हजम ही नहीं होता था बिना मांगे। तो अब राज परिवार में मांगे तो किससे मांगे? ऐसा अपने ही घर के जो मुलाजिम है या कर्मचारी हैं या नौकर चाकर, उनसे तो खाना ये नहीं कह सकती प्लीज थोड़ा सा दे दो भीख का कटोरा। तो मेरी माँ ये सुनाती है, ये जोक ही समझो। तो उसको खाना नहीं हजम, तो उसने ना एक आला जैसे होता है ना, घर में आले होते हैं वो कटोरा रख देती थी जो खाने का, उसमें आले में, और फिर बोलती थी आला देने वाला, वो उसमें से उठा के फिर खा लिया। तो उसको लगता था मुझे मांगा हुआ खाना। अब इनको भी जिल्लत की आदत पड़ गई है, लेफ्टिस्ट से, इस्लामिस्ट से, क्रिश्चियन से, सेक्युलरिस्ट से, इतनी गालियां खाते हैं, वो फासिस्ट कहते हैं, वो क्या क्या जलील बातें नहीं कहते इनके बारे में, और उनकी तरफ मंत्र मुग्ध होके उनकी अप्रूवल के लिए जी जान लुटाने को तैयार रहते हैं। सारी जितनी भी आप देखिए अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, ये वैसे ही लोगों की कर रहे हैं ज्यादातर। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने वैसे लोग लाए। मैं नहीं देखती हूँ मेरे नजर में कि जिन्होंने जी जान से इस देश की अस्मिता की रक्षा की हो, विपरीत सर्कमस्टांसेस में भी ऐसे किसी व्यक्ति के लिए मोदी सरकार ने जगह नहीं बनाई, तो उन्हीं को लाते हैं, उन्हीं का अप्रूवल चाहिए। तो जब आपको गालियों से इतना मोह है, और तो ठीक है, अब हमारी भी खा लीजिए। हम काफी देर हो गया मुंह बंद करके बैठे रहे, लिहाज करते रहे, क्योंकि हमने सोचा आप अपने हमारे हैं, और हम सब ने जी जान पर, मतलब अपनी रेपुटेशन पे खेल कर आपको सपोर्ट किया। जब आपको इतना जलील करते थे जो लोग आपके लिए उठ खड़े हुए, तो उन्होंने बहुत झेला, जिल्लत भी झेली। अब उसका इतना और खामियाजा नहीं भुगत सकते कि आप काम भी उल्टे करें। हाँ, कि चलिए वो तो सह लेंगे, लेकिन आप देश को बर्बाद ना होने देना, लोग मर रहे हैं और आप बांसुरी बजाइए नहीं ना चले। योगेश्वर जी हैं, of all that Hindu land, 67% land is grabbed by members of ruling BNP party, 14% is with Awami League, शेख हसीना पार्टी। जी, वो तो सब मिल बांट के। मैं भूल न जाऊं, पहले भी कहने लगी थी, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो किया था इनैक्ट बांग्लादेश में, उसके तहत हिंदुओं की प्रॉपर्टी, अच्छा हिंदू कहां से एनिमी हो गए? वापस नहीं लौट आएगी। और उल्टा यहाँ क्या है, हमने अभी तक कस्टोडियन के लिए रखी हुई थी, जो पाकिस्तान भाग गए थे उनकी प्रॉपर्टीज अभी तक कस्टोडियन ने रखी थी कि कभी उनका मन किया वापस आ जाए तो दे देंगे। जैसे जिन्ना साहब के वो आ गए साहिबजादे, और अब भी वो क्लेम कर रहे हैं, ऐसे और भी कहीं आए। ये जो हमारे गवर्नर थे ना पहले दिल्ली के, इससे पहले इनका परिवार भी जंग, क्या नाम, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जंग थे, तो ये सारा परिवार निकल चुका था। इनका बहुत प्रॉपर्टी थी गोलचा सिनेमा के पास, हमीद मंजिल नाम की इनका एक बहुत बड़ा बंगला था जो दे दिया गया था, मतलब सरकार ने, बिकॉज इट वाज अबैंडन्ड। और मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि वो मेरे फादर को अलॉट हुआ था फ्रॉम हिज एज हिज ऑफिस अकोमोडेशन। एकाएक ये वापस आए और इन्होंने उजड़ दंगा सा मचा दिया। और मुझे याद है, मैं इतनी सी छोटी सी बच्ची थी शायद, पर अभी भी याद है कितना इन्होंने दहशत मचाई, और उनको वापस दे दिया गया वो, और सारी उनकी बाकी प्रॉपर्टी। तो हम तो लौटाते हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली में 25 सीट्स बचा के रखी हैं कि जो बेचारे मुसलमान भाग गए थे यहाँ से, जम्मू से, उसके दौरान 1947 के दौरान जब वहां से हिंदुओं को भगाया गया, तो यहाँ से मुसलमान भी कुछ भागे। उनकी 25 सीट्स आज तक संभाल के रखी हैं। वो जो रेफ्यूजी आए हिंदू, उनको नहीं दी, उनको स्टेट सब्जेक्ट राइट भी अभी मिला 2019 370 के कैंसिलेशन के बाद।
पर सीट्स अभी भी बकायदा बची हुई है कि कभी आ जाए, क्या पता उनका मन करे तो। और गजवा हिंद तो चल ही रहा है, तो जरूर आएंगे और अपनी यही क्यों बाकी भी क्लेम कर लेंगे फिर मोदी जी, उनको 25 की मोहताजी नहीं होगी तो वो सारी क्लेम करेंगे और प्रधानमंत्री पद भी वही क्लेम करेंगे। वो तो कर लेंगे ना जब उनका पॉपुलेशन उस लेवल पे पहुंच जाएगी। बहुत तेजी से पहुंच रहा है, बहुत तेजी से पहुंच रहा है और ये डिपोर्ट नहीं कर पा रहे, रोक नहीं रहे किसी भी उनकी ज्यादती को। और ये जो आई टेल यू नीरज जी, टू चाइल्ड पॉलिसी इतनी जालिम है हिंदुओं को कि बिल्कुल कटुआ कर देगी। क्योंकि हिंदू तो पहले ही एक बच्चा मुश्किल से, 2 बड़े ज्यादा से ज्यादा। मेरे पहचान में कोई भी नहीं है आज जो 3 बच्चे वाला, 1 या 2, ज्यादातर 1। हमारे मुस्लिम्स ने तो मानना है नहीं, उनके ऊपर तो आप ट्रैफिक रूल्स नहीं लागू कर सकते, उनका इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ हाईवेज तो आप रोक नहीं सके। आप उनके घरों में जाके उनकी नसबंदी कराएंगे, वो तो संजय गांधी था जिसने कर दी, आप में वो हिम्मत तो है नहीं, उन पे लागू नहीं होगा। आप कहेंगे नौकरी नहीं मिलेगी, नंबर 1 आप देखिए नौकरियों पे वो निर्भर भी नहीं करते कहां हो। नहीं, दूसरा एक को 4 बीवियां तो लीगली अलाउड है, हर बीवी के साथ 2 कर ले। उसके बाद एक्स्ट्रा तो वो भी अलाउड है किसी के साथ भी, तभी तो लड़कियां उठाते हैं उनको इम्प्रेग्नेट करते हैं। तो लव जिहाद भी तो उसी का हिस्सा है, वूम जिहाद है। तो आप वो तो रोक ही नहीं पाएंगे, कितनी भी वो रख ले। और इसलिए होगा क्या, जो हिंदू परिवार हैं जो ऑलरेडी अपनी जनसंख्या रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जा चुकी है, जिनकी लगभग 2.1 थी पर अब नीचे और हो गई होगी, वो सिर्फ कुछ गरीब तबके रह गए थे। मैं तो कहती हूँ कि आज रिवर्स करने की जरूरत है। पता नहीं वो शेड्यूल कानून कैसे लेके आते हैं, पता नहीं ओवरसाइट मैकेनिज्म शायद पूरा मिसिंग है। एनीवे ये यहाँ ग्रे मैटर की बहुत कमी और आत्मसम्मान की। देखिए आत्मसम्मान विहीन व्यक्ति सोचने की क्षमता भी खो बैठता है, ये हाल है इनका। जी, वाइल्ड फायर। नमस्कार बोथ ऑफ सर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन कैथल हरियाणा विलेज संतोख मंजर? Whole village is taken over by missionary. It's a serious issue and cannot expect anything from government. Something we can do. Citizen action. हाँ, मुझे तो ये इसके बारे में आइडिया नहीं है किस केस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सरकार नहीं करेगी तो हम एक व्यक्ति को इस पे काम करने की आवश्यकता पड़ने वाली। और देखिए प्लांटिंग जब चर्चेस हुई हैं, पहले तो ऐसे गांव में हुई हैं जो हरियाणा में, मैंने बताया था आपको, खापों पे इन्होंने इसीलिए प्रहार किया था कि लोकल पंचायत को तबाह कर दो। पहले तो उनका आत्मसम्मान इतना कुचल डालो कि उनके खुद के युवा पीढ़ी खाप के साथ खड़े होने में भी झिझक। और जो बूढ़े हैं वो पहले ही थोड़े पगलाए रहते हैं क्योंकि उनकी कोई सुनता वैसे भी कम है, तो उनको जलील इतना कर दो कि वो उनकी भी खत्म होगी। पॉलिटिशियन वैसे ही दब्बू और डरपोक होते हैं, और मिशनरीज के पास पैसा भी होता है इतना कि वो आपके डिप्टी कमिश्नर को भी खरीद लें, आपके पुलिस को भी खरीद लें, आपके सरपंच को भी खरीद लें। और पहले पंचायतें लड़ती थी प्लांटिंग चर्चेज या प्लांटिंग मॉस्क में, और वो यही कहती थी यहाँ कोई मुसलमान नहीं काहे को मस्जिद, या यहाँ कोई ईसाई नहीं काहे को चर्च। अब ये क्या करते हैं, इनका पहले एक एनजीओ भेजते हैं, फिर वहां स्कूल खोलते हैं, फिर वहां चर्च प्लांट, और बड़ी तेजी से। और कॉन्वेंट एजुकेशन का जो इनका झांसा है, हमारा समाज कब उठ खड़ा होगा कि कॉन्वेंट एजुकेशन वो रही नहीं। वो किसी जमाने आयरिश नन्स और जेसुइट फादर्स यूरोप से आते थे, पढ़े लिखे तो कम से कम होते थे, अच्छी अंग्रेजी तो सिखाई देते थे, चाहे दिमाग में बाकी भूसा भर दे, अंग्रेजी तो ऑक्सोनियन किस्म की शशि थरूर जैसी सिखा देते थे। आज के दिन जो इनके टीचर्स भी हैं वो ट्राइबल एरिया से फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड हैं, या केरला से फर्स्ट जनरेशन एजुकेटेड नानजिया प्रीस्ट, वो भी अंग्रेजी उनकी इतना हाथ तंग है कि 4 सेंटेंसेस वो खुद नहीं ठीक बोल सकते या लिख सकते। तो वो कॉन्वेंट एजुकेशन जो ऑक्सफोर्ड ऑक्सोनियन एक्सेंट के साथ बोलने की जो तड़प हिंदुओं में आ गई, वो भी आज तो पूरी नहीं हो पा रही। मोह छोड़िए, वहां कुछ नहीं है, पर एक है कॉन्वेंट एजुकेटेड, मेरा बेटा मिशनरी स्कूल में सेंट जेवियर्स में पढ़ रहा है या सेंट फ्रांसिस में। ये जिस दिन मुंह नहीं छोड़ेंगे ना, ये बंद करवाने पड़ेंगे सारे। These are death traps for Hindu civilization. वाइल्ड फायर जी, मुझे इस केस का नहीं पता है, लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस, फिर शायद इस पे हम ज्यादा ठीक से कुछ सोच पाएंगे। जनदोय सिंकू, मोहन भागवत द्वारा हिंदू जेनोसाइड को अनदेखी कर डीएनए की अनर्गल बयानबाजी, भारतीय परम योगासन और गीता में भोजन पर स्पष्ट निर्देश का पालन अनिवार्य। अच्छा, इनका एक सेकंड पार्ट भी है इसमें। अनिवार्य कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द कभी ना हो और 10 किलोमीटर या उससे अधिक तेजी से पैदल जा सके, इसके लिए योगासन और शरीर पोषण के लिए गीता में निर्देशित भोजन।
समझ नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं जंदौरी जी, क्षमा चाहते हैं। आप या तो कुछ हम मिस कर रहे हैं क्योंकि मुझे बात आपकी क्लियर नहीं है। जो मोहन भागवत जी का आप कह रहे हैं वो हम हमारी भी चिंता, उस पर हम पहले बात कर ही चुके हैं। कूल ड्यूड, प्रणाम प्रणाम जी। I strongly believe that it is not coincidence. USA leaving Afghanistan, Pak stamping in Afghanistan, Hindu killings in J&K, Bangladesh. This is alarming. And Moni Baba ने no nonsense leader like योगी जी का भी हाथ बांध दिया है। हाँ, पता नहीं कोइंसिडेंस है या नहीं है, लेकिन हो तो रहा है जी। कोइंसिडेंस हो या ना हो, लेकिन रिजल्ट हमारे लिए डिजास्टर्स है, तो which we cannot afford. कोइंसिडेंस नहीं है, कोई लार्जर डिजाइन है, तो that is even more serious. गौरव सिंह जी सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। अजेंद्र जी हैं, फिक्र ना करें, अगली बार मोदी को मुल्ले ही जिताएंगे। हिंदू तो वोट देने से रहे, योगी जी की वजह से देना पड़ रहा है। वैसे अब नई पार्टी की जरूरत है। नहीं अजेंद्र जी, आप अभी समझे नहीं है, मुल्ले इनको फिर भी वोट नहीं देंगे। और जो अभी मधु जी ने कहा था ना कि उन्हें पता है कि हम कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। और नई पार्टी की जरूरत की जो बात हो रही है, वो मुझे लगता है कि बहुत स्लिपरी स्लोप है कि इस तरह से कब तक हम अपनी चीजें छोड़ के नई बनाने की कोशिश करेंगे। जो है, अब आप देखें ना कि जो ये इस्लामी कामी वामी होते हैं, वो सत्ता के बाहर रहते हुए अपने काम वो करवा लेते हैं। तो जब तक ये गुण हमें नहीं आएगा ना कि अपना काम करवा पाए, प्रेशर कैसे क्रिएट करना है, जब तक ये नहीं सीखेंगे, तब तक हम यही सोचेंगे कि इसको छोड़ के नई पार्टी बना लें। वो सोल्यूशन नहीं है। दो बातें मैं कहूंगी जी, सॉरी जी मधु जी, इसमें मैं, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं जोड़। नहीं कर दिया मैंने। आप देखिए, दो बातें हैं। नई पार्टी की भी जरूरत है, परंतु नई पार्टी ऐसे चुटकी बजाते नहीं आती। जहां बन रही है, जैसे जम्मू के हिंदू बहुत तंग हो गए थे बीजेपी की हरकतों से, और वहां तो कहर ढा दिया बीजेपी ने। पहले पीडीपी की जिल्लत झेलते और अब फिर वही दोबारा 370 के बाद जो उम्मीद जगी थी, वहां फिर उसको बुझाने की कोशिश की गई। तो इसलिए कई कदमों द्वारा और यू टर्न लेने, हर आए दिन 1 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप्स बैकवर्ड वाली राजनीति से तंग आकर जम्मू के हिंदुओं ने तो बनाई है एक पार्टी, आप जानते हैं, एकजुट जम्मू बनी है। ऐसे ही मुझे लगता है छोटे छोटे इकाइयों में भी चाहे शुरू हो जाएं, किसी डिस्ट्रिक्ट में ही एक पार्टी के, जैसे जम्मू तो पूरा स्टेट भी नहीं है और जम्मू की पार्टी बन रही है क्योंकि जम्मू की विशिष्ट समस्याएं हैं और जम्मू को बहुत ही दबा के कुचल के रखा गया है, जो आज भी मोदी सरकार कर रही है। ऐसे में उन्होंने तंग आके, अब वो जीते ना जीते, पर एक प्रेशर ग्रुप के जरिए कम से कम ये हो गया है, जब भी बीजेपी कोई गलत काम करती है वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, स्टे ऑर्डर भी ले आते हैं। क्योंकि इतने उलझुल काम है, जैसे रोशनी एक्ट पे बीजेपी सरकार ने यू टर्न करने की कोशिश की, उसको रद्द करके फिर कहा नहीं वी आर हैविंग रीथिंक, तो वो कोर्ट पहुंच गए। और क्योंकि अगर बहुत ही उलझुल है बीजेपी की हरकत सरकार की, तो स्टे ऑर्डर तो मिल ही जाता है। दे आर गिविंग बीजेपी अ रन फॉर इट्स मनी, एटलीस्ट इन दी वैचारिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और इसलिए बीजेपी को वहां थोड़ा रिस्पॉन्स करना ही पड़ता है, जो पब्लिक प्रेशर बनाया जा रहा है। मेरा मानना है कि ऐसी ही अगर छोटे छोटे रीजनल आउटफिट्स, बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ करेज, क्लैरिटी। ये इमोटिव एक्सरसाइज नहीं होती है पार्टी, बहुत सेरेब्रल इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, पॉलिटिकल विजन, जो अगले 50 नहीं 500 साल का पॉलिटिकल विजन आज जरूरी है हिंदुस्तान। ये 5 ईयर प्लान वाली अकल नहीं चाहिए आज। जो मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय, ये आगे सैकड़ों साल के आगे, जब ये वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट की परिकल्पना से काम करते हैं कि हमारा सारा ग्लोबल हमारा होगा राज, तो वो आप सोचिए किस परिकल्पना से चलते हैं। हमारे हिंदू अगले 5 घंटे की भी प्लानिंग नहीं करते। तो वो सोच समझ, सिविलाइजेशनल समझ, पॉलिटिकल समझ, करेज और रिसोर्सेस, जैसे ही ऐसे कुछ जवान उठेंगे, उनके साथ समाज लगेगा, जरूर लगेगा। और बीजेपी पे भी या भाजपा या मौजूदा पार्टियों पे भी दबाव पड़ेगा। इसके साथ जो एक और बात, मेरा ये आग्रह सबसे है, जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने एमएलए, अपने कॉर्पोरेटर, अपने एमपी, उनका नाक में दम करिए, वो किसी भी पार्टी के हो, कि चाहे किसी भी पार्टी में है, हिंदू हितों के को कुचल के आप नहीं इलेक्शन जीत सकते। हमारा हक है, हम तुम्हारे वोटर हैं या नहीं, पर तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, और हमारा हक बनता है कि अपने एमएलए पे, अपने एमपी पे दबाव डालें कि वो हमारी चिंताएं, हमारी कंसर्न्स असेंबली में और लोकसभा में पहुंचाए। अगर हर एमएलए एमपी को, और क्योंकि आज के दिन टेलीकास्ट होती है सारी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की, आपके एमपी का नाक में दम करिए जहां भी आप हैं, कि हिंदू कंसर्न्स को आपको, जहां जैसे आप बांग्लादेश की कंसर्न्स है, इस पे आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको बयान देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट, और कुछ नहीं, आप फंड रेजिंग करिए, अपने एमपी से कहिए हम आपके साथ जुड़ते हैं, बांग्लादेश में जिनके घर जले हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। ये प्रेशर दबा के लगाइए।
तो मोदी जी भी शायद सुधर जाए, नहीं तो बाकी तो सुधर जाएंगे। मोदी जी का पता नहीं, बाकी पॉलिटिशियन तो जरूर सुनेंगे और समझेंगे। मोदी जी को कौन सी उनकी नब्ज कैसे पकड़ी जाती है, हाउ टू आर्म ट्विस्ट हिम, वो शायद हमें कतर या वॉशिंगटन डीसी जाकर ही समझना पड़ेगा। जी, सिम सिंघानिया है, वीर भोगे वसुंधरा, ओनली मेथड हिंदूज प्लीज रिकॉग्नाइज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, हिस्ट्री एंड स्ट्रेंथ। Hindus are made to rule सप्त खंड धरातल, that is 7 continents, by destroying अधर्म, no धर्मी च्यूत। हाँ, ठीक बात है। बस सिर्फ बोलिए मत, मुझे ना ये बायस स्टेटमेंट से बहुत दुख होता है। Are you living it? सिम सिंघानिया जी, आप अपने से रोज पूछिए, जब आप रोज एंड ऑफ द डे, आज मैंने ऐसे क्या क्या काम किए जो मेरे इस मापदंड पे खरे उतरते। सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए टू बी हर्ड एट अदर्स, अ स्लोगन टू बी पास्ड ऑन टू अदर्स। आपके जीवन में आपने कैसे उसको कार्यान्वित किया, इसका आपको रोज ऑडिट करके एक डायरी रखनी चाहिए कि आज ये मैंने किया जो यहाँ खरे उतरते हैं। जमदोय सिंकू जी हैं, अच्छा ये कंटिन्यूएशन है इनकी, अनिवार्य है, दोनों मनुष्य जीवन में आधारभूत रूप से लागू होता है। ठीक है, जनतंत्र का हत्यारा गांधी इन दोनों नियमों का पालन नहीं करते थे, इसको पालन करने। अच्छा, अब इनकी बात मुझे समझ में आ रही है। वो कहेंगे जो योग साधना करते हैं और भगवत गीता का पालन करते हैं, आचरण में लेके आते हैं, तो ठीक बात है इनकी। ठीक है जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब सब किसी को तो नहीं सिखा सकते, फिर तो स्वामी रामदेव बच जाएंगे। पर उन्होंने जो किया ना हिंदू चेतना को जगाने का काम, और किसी ने अद्वितीय अतुलनीय, और he has lived up to every promise he made to himself। जी, प्रश्न हमने ले लिए सारे मधु जी, लेकिन फिर भी पीड़ा तो वही है हमारी कि क्या हो रहा है और क्या करें, क्योंकि हर रोज जब देख रहे हैं कि इस तरह से चारों ओर से आघात हो रहे हैं और इस तरह की मूर्खतापूर्ण बयान देख के बड़ा दुख होता है। हाँ, पर हम कम से कम खुल के कह पा रहे हैं। और नीरज जी, आप भी जिस खुले दिमाग से बात करते हैं और बेझिझक होके, ये अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। और मुझ जैसों को भी आप खुले आवाज में बोलने देते हैं। आप मुझे चुप कराने की कोशिश, मैं वैसे बहुत, क्योंकि देखती हूँ जब मैं बोलती हूँ मेरी बेबाकी हमेशा से इट हैज बीन हेल्ड अगेंस्ट मी कि बहुत ही आप बेबाक होके बोल देती हो, सोचती नहीं हो किसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, ये होगा वो होगा। देखिए, अपने लिए तो नहीं कुछ भी कभी करती ना। अब मेरे साथ कोई मुझे तकलीफ दे जाए, आप देखेंगे मैं उसको नजरअंदाज कर देती हूँ, कभी किसी के लिए पर्सनली नहीं है, पर देश के हित के लिए, जहाँ देश डूब रहा हो वहां हम बेबाक नहीं होंगे। तो कहाँ हम तक अभी डरपोक बन गए हैं। और कम से कम आवाज तो बुलंद कर लीजिए। अभी हथियार नहीं उठा सकते, वो फिजिकल कॉम्बैट नहीं कर सकते, आवाज और दिमाग को कम से कम इजाजत दे दीजिए खुला सोचने की, ईमानदार सोचने की, और देश हित में सच्चाई पहचान के वो सच्चाई को प्रखर रूप से व्यक्त करने की। अस्मिता जी हैं, नमस्ते। नमस्ते अस्मिता जी, देश में हर स्टेट में एक नई पार्टी बनानी चाहिए जो हिंदू हितों का ख्याल करेगी, तब बीजेपी झुकेगी। हो सकता है जी, आज मधु जी भी यही कह रही हैं, तो अगर ये है तो जैसे भी हो, क्योंकि हम अब अफोर्ड नहीं कर सकते और पार्टीशन और कत्लेआम के अपने लोग खत्म होते जाए, तो जो सोल्यूशन है वो तो निकालना पड़ेगा। और अगर स्टेट वाइज ना हो, डिस्ट्रिक्ट में कर लीजिए, कोई बात नहीं। छोटी पार्टी एक डिस्ट्रिक्ट में ही सही, दो ही आ जाए, धीरे धीरे वो बढ़ेगी। आप सोचिए उसका फैलाव बहुत तेजी से होगा। Devang Bhatt, this Modi is not the Modi from 2002 we knew. Come on, we are not blind. We know what Modi's role was in 2002. What happened to that savior? We lost him. देवांग जी, इस पे मैंने मधु जी के साथ एक लाइव पहले ही किया था कि मोदी बदले हैं, उनकी परसेप्शन बदली है। आप उसे सुनिएगा, फिर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उससे। यही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो मेरा और मधु जी का। जी, हमने वो कंप्लीट भी नहीं किया था, आधा ही रह गया था उस दिन। तीसरा जो है, या मोदी बदले हैं, या हमारी परसेप्शन बदली है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस बदली है। हाँ। मैं तो कहूंगी ये तीनों का मिश्रण है। नहीं, मुझे लगता है कि मोदी जी तो उसी ढर्रे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ ये 2-3 साल पिछले वाले चेंज कर दें, अदरवाइज तो उन्होंने ऐसी कोई कमिटमेंट्स नहीं की। वी वर रीडिंग अ लॉट थ्रू द लाइंस, शायद ऐसा है। नहीं, एक बात थी, जो गुजरात का मोदी और अब का मोदी, हाँ, वो आपने उसमें बताया था। ही वाज वेरी फर्म ऑन लॉ एंड ऑर्डर। फर्स्ट थिंग, उसमें उन्होंने जितने मुस्लिम अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, और खासकर कांग्रेसी वो जो लीडर थे, क्या जिनका देहांत हो गया, अहमद पटेल, उनके पेट्रोनाइज जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स थे, उनको वो तो या तो भग लिए गुजरात से या जेल में पहुंच गए। ही हाउंडेड देम आउट, और लॉ एंड ऑर्डर के प्रति बहुत ही सचेत थे। यहाँ तो वो भी नहीं,
he he has surrendered completely in front of enemies of India, टुकड़े टुकड़े गैंग के आगे घुटने टेक दिए। एनएसए को 2 बजे रात को भेजते हैं घुटने टेकने निजामुद्दीन में दरगाह वो जो मरकज में। It was a humiliating moment. चलिए अब we have to wind up because 7:30 बजे मेरा खुद का लाइव शो है। जी प्लीज मधु जी, सभी दर्शकों की ओर से आपका धन्यवाद। आपका ज्यादा समय लिया, हमने आधा घंटा बात करनी थी और ये तो हाँ, मैं एक और प्रश्न हो रहा है, मैं ले लेता हूँ, आप प्लीज। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार। थैंक यू। मैंने मधु जी से निवेदन यही किया था कि हम आधा घंटा बात करेंगे, तो प्रश्न आ गए इसलिए हमने इसे एक्सटेंड किया है। तो अभी जो 2-3 प्रश्न है मैं ले लेता हूँ उन्हें। अजेंद्र जी, जब तक मास्टर स्ट्रोकवादी हैं आप मोदी से अपने काम नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी के हर पाप को ये ढकने का काम करते हैं, बस वाह मोदी किए करते हैं। हाँ ठीक है जी, ये मैं देखता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। आप ठीक कह रहे हो, शायद उन्होंने घेर रखा है मोदी जी को चारों ओर से कि उन्हें या तो वास्तु स्थिति पता नहीं लग रही है या पता नहीं कुछ और वहां पर कोई और रोग है, क्या है। ज्योतिर्दास दास, गुरुजी प्रणाम जी। गुरुजी आपका मॉडरेटर बिना बात के आज मुझे टाइम आउट कर दिया, आप प्लीज अपना मॉडरेटर बदलिए। ठीक है जी, ध्यान करता हूँ इसका मैं। हर्षद जी, आफ्टर डिगेट्स आई एट नॉन हलाल चिकन दिस संडे। वाह क्या बात है। Felt a huge burden off my shoulders, purchased it from a झटका certified shop and have assured him support। वाह हर्षद जी, ऐसे ही ये जो छोटे छोटे काम हम करते हैं ना, उन्हीं से परिवर्तन आता है। और इसे छोटा भी नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़ा काम है एक तरह से देखा जाए तो। और ये जो भी किसी ने मास्टर स्ट्रोकवादियों की बात की है, तो ऐसे आज ट्विटर पे भी कुछ थे, तो मैं एक शेयर करता हूँ आपके साथ। ये क्या कह रहे हैं देखिए जरा। शांति, all the hyper Hindus of Twitter, what do you want? Break diplomatic relations and play right into the hands of people who caused this? You want Modi to attack Bangladesh? Not everything that happens has to be spelled out. This will only help Congress and commies. ये होते हैं मास्टर स्ट्रोकवादी, जो हर चीज में एक गहराई ढूंढ के लाते हैं कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो, नहीं तो दुश्मनों को फायदा हो जाएगा। तो एक तो ये क्रिएट किया जाता है इसमें, और दूसरा क्या किया जाता है कि एक्सट्रीम रिएक्शन पे उसे ले जाते हैं। किसी ने कहा था, ये देखिए जरा, क्या किसी ने कहा था कि मोदी को चाहिए कि बांग्लादेश पे अटैक कर दे। जो अभी मधु जी बात कर रही थी ना कि डिप्लोमेसी की भाषा अलग होती है, उसमें शब्दों का चयन ही सब कुछ मैटर करता है। अगर आप ऐसी मूर्खों जैसी बात बोलेंगे ना कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, तो उन्हें भी पता है कि आप मूर्ख हैं और आप डरपोक हैं। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी होता है। तो चलिए आज हम इतिश्री की ओर बढ़ते हैं, यही विराम देते हैं चर्चा को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने स्तर पर जैसे हो सके अपने स्वधर्म का पालन करते रहें।